हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम और पढ़ाई कर रहे होंगे भाई। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस समय मीडिया में बाबर को लेकर के, बाबर और राणा सांगा को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है। और आपने जो खबर थी बाबर और राणा सांगा को लेकर, वो भी न्यूज़ आज में देखा ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो भाई अब जो है, जो भी सोर्स मिल रहे हैं बाबर को या राणा सांगा को, लोग बता रहे हैं तो आधा अधूरा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपको लेके आया हूं दोस्तों कि पूरा एक तरफ से एक तरफ बाबर के जन्म से लेकर के पूरे आक्रमण को पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊं, जिससे कि आपको अच्छे से पूरा कंफर्म पता लगे कि हुआ क्या था, है ना। तो बाबर के बारे में और राणा सांगा के बारे में, ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सबसे पहले आ जाइए बाबर को हम पढ़ेंगे। और सोर्स जो दोस्तों मैंने लिया है वो लिया है, जो मैं आपको बताऊंगा, एस चंद की किताब है। और इंटरनेट का सहारा मैंने लिया है, आपको सोर्स जुटाए हैं, इनके द्वारा मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप बाबर के बारे में जानिए, इसके बाद फिर हम लोग राणा सांगा की भी चर्चा करेंगे। तो बाबर का पूरा नाम है, देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने शासन किया है 1526 से 1530 ईस्वी के बीच। और दूसरा है राणा सांगा, इनका एक और नाम है महाराणा संग्राम सिंह। इनका शासनकाल रहा है मेवाड़ पे 1509 से 1528 ईस्वी। ठीक है, तो आइए बताएं आपको बाबर के बारे में। तो देखिए, जो बाबर का जन्म हुआ है 14 फरवरी को 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? फरगाना। तो फरगाना है कहाँ? फरगाना है दोस्तों मध्य एशिया के जो उज्बेकिस्तान देश है, वहाँ पे फरगाना है, वहीं पे बाबर का जन्म हुआ है। वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है वहीं पे बाबर का जो फरगाना स्थान है, वहीं पे बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, उसका पिता मिर्जा उमर शेख फरगाना का शासक था। ठीक है, और तैमूर की 5वीं पीढ़ी में था। कौन? बाबर। बाबर की माता कुतलुक निगार खानम मंगोल शासक यूनुस खां की पुत्री थी और चंगेज खां का वंशज था वो। इस प्रकार बाबर दो वीर योद्धाओं चंगेज खां और तैमूर खां का वंशज था। ठीक है, उसका वंश तुर्कों की चगताई शाखा के अंतर्गत आता था, लेकिन सामान्य रूप से मुगल कहा गया था। मिर्जा उमर शेख को छोटा सा फरगाना राज्य प्राप्त हुआ था, जिसकी राजधानी अंदीजान थी। वह इस छोटे राज्य से संतुष्ट नहीं था, अतः उसका अपने बड़े भाई अहमद मिर्जा से, जो समरकंद का शासक था, विवाद होता रहता था, क्योंकि उसे सबसे बड़ा भाग समरकंद और बुखारा मिला हुआ था। किसको? उसके भाई को। इसी प्रकार का झगड़ा उसके तथा मंगोल शासक महमूद खां के बीच होता रहता था। और उमर शेख का साला था। फरगाना के पूर्व में मंगोल राज्य का शासन था। ठीक है, शासक था। फिर भी फरगाना राज्य सदैव सुरक्षित रहा। इसका कारण यह था कि मंगोल शासक यूनुस खान ने, जो उमर शेख का ससुर था, सदैव फरगाना को संरक्षण प्रदान किया। सन 1486 ईस्वी से 1487 ईस्वी तक में यूनुस खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अहमद खां ने फरगना की रक्षा की।
ठीक। लेकिन शत्रु के मारे जाने से बाबर उत्साहित हुआ और उसने शाह इस्माइल से सहायता प्राप्त करके एक बार फिर समरकंद जीतने का निश्चय किया। शैबानी खां की मृत्यु के पश्चात अनेक उज़्बेक सरदार ट्रांसआक्सियाना से उत्तर की ओर चले गए। इस परिवर्तित स्थिति में बाबर ने तीसरी बार समरकंद को जीता और सन 1511 ईस्वी में उसके सिंहासन पर बैठा, लेकिन इस बार भी उसकी सफलता अस्थायी सिद्ध हुई। शाह इस्माइल के वापस लौटते ही शैबानी खां के उत्तराधिकारी उबैदुल्ला खां ने ट्रांसआक्सियाना पर अधिकार कर लिया। उसने बाबर को पराजित किया और समरकंद से निकाल दिया। ईरानी सेना की सहायता से बाबर का उज़्बेकों के साथ अंतिम निर्णायक युद्ध सन 1513 ईस्वी में गजदावान में हुआ, जिसमें पराजित और निराश होकर बाबर काबुल लौट आया। वास्तव में उज़्बेक बहुत शक्तिशाली थे और बाबर उन्हें पराजित नहीं कर सका। उसने ईरानी शियाओं की जो सहायता प्राप्त की थी, उसे भी ट्रांसआक्सियाना के निवासी उसके विरोधी हो गए थे, क्योंकि वे सुन्नी थे और ईरानी शिया थे। भारत पर बाबर के जो आक्रमण हुए हैं, अब आप उसे देखिए। जो प्रारंभिक अभियान हुए हैं उसे आप देखिए। पहले सन 1503 ईस्वी में जब बाबर, भाई उसके पास घर ही नहीं बचा, तो उज़्बेकों से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भाग रहा था। कौन? बाबर। भाई उज़्बेक उनको हरा दिए थे, बाबर को। तब ताशकंद के निकट एक ग्रामीण मुखिया की वृद्ध माता से उसने तैमूर के भारतीय आक्रमण की कथा सुनी। उस समय उसने अपने महान पूर्वज के अनुकरण पर भारत में अभियान चलाने का निश्चय किया था। ठीक है। लेकिन समरकंद की असफलता के बाद ही उसने भारतीय अभियान के बारे में गंभीरता से सोचा। भैया उसके पास निवास ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं तो उसको चाहिए ना बाबर को रहने के लिए। बाबर ने लिखा था कि विस्तृत राज्य प्राप्त करने के अतिरिक्त भारत विजय का लाभ यह है कि यहाँ सोने की शिलाओं तथा सिक्कों का बाहुल्य है। अब आप देखिए कि जब बाबर ने आक्रमण किया है तो भारत की क्या स्थिति है, सोने का खदान है। अब ये देखिए अपनी जो स्मृति है उसमें लिखा है कि सोने की शिलाओं तथा सिक्कों का भारी मात्रा में जमावड़ा है। काबुल विजय के पश्चात रसद प्राप्त करने के लिए वह भारत की ओर 2 बार आया था। पहली बार सन 1504 ईस्वी में वह पेशावर को पार करके सिंध नदी तक आया था और लूट में विपुल धनराशि प्राप्त करके वापस चला गया था। भारी मात्रा में उसे जो है क्या प्राप्त हुआ? धन प्राप्त हुआ था। इतिहास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये मैं आपको बाबर की स्टोरी बता रहा हूँ, इसके कामों को आप नज़र रखे रहिएगा, इसकी जीवन में घट क्या रहा है। आपने देखा कि इसका जो पिता जहाँ पे शासन करते थे अब उसके हाथ में नहीं रहा, तो अब ये हार नहीं माना है, ये अब कि मुझे और कहाँ पे मिल सकता है, राज्य कहाँ पे मिल सकता है, उसके बारे में सोच रहा है ना। तो ऐसे ही अपना जीवन है भाई, कहीं पे हम पराजित होंगे लेकिन हमें और भी रास्ते हैं, तो रास्तों की खोज करनी है। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे
तो सफलता हमें मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, आइए आगे की स्टोरी आप सुनते रहिए। अब देखिए क्या हो रहा है इसके जीवन में। दूसरी बार जब आक्रमण कर रहा है ये 1507 ईस्वी में वह जलालाबाद तक आया, लेकिन मार्ग में लुटेरों का दमन करने में असफल होने तथा सैबानी खां के वापस जाने का समाचार पाकर वह काबुल चला गया। सन 1513 ईस्वी के बाद वह 4 वर्षों तक काबुल में प्रशासन स्थापित करने तथा उद्दंड अफगानों को नियंत्रित करने में लगा रहा। ठीक है, कहां पे? काबुल में। अब आ जाइए पहला आक्रमण भारत पे। अब इसको आप समझिए बाबर का। ध्यान से सुनिएगा। अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं, हो सकता है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में 2 वीडियो भी लग सकता है। तो इसको आप पूरा वीडियो आपने देख लिया, ये जो भी 1 या 2 वीडियो बनता है इस टॉपिक पे, तो आपका जो भी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी सब क्लियर हो जाएगा। चाहे आक्रमण से संबंधित हो, चाहे बाबर से संबंधित हो, राणा सांगा से संबंधित हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, देखिए पूरा, और सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखिए, आ जाइए पहला आक्रमण। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण सन 1519 ईस्वी में हुआ। तो पहला आक्रमण कब हुआ है? 1519 ईस्वी में। ठीक है, और आगे देखिए, उसने यूसुफ जाही जाति का दमन किया और उसे राजस्व देने पर विवश किया। इसके बाद उसने बाजौर पर आक्रमण करके दुर्ग को घेर लिया। इस भीषण संघर्ष में नए तोपखाने के कारण उसे सफलता मिली। तो इस युद्ध में क्या रणनीति थी बाबर की कि इसने नए तोपखाने का प्रयोग किया है, तो जिसके कारण बाबर को युद्ध में सफलता मिली है। केवल 2-3 घंटे के अंदर ही उसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने बाजौर की संपूर्ण जनता का नरसंहार किया। इस क्रूर कार्य के औचित्य के बारे में उसने लिखा कि वे इस्लाम के शत्रु थे। कुफ्र के विनाश के लिए उसने ऐसा किया था, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य आतंक फैलाना और उदाहरण प्रस्तुत करना था। इसके उपरांत उसने झेलम नदी के तट पर स्थित भेरा पर आक्रमण किया। अब अगला आक्रमण कहां किया है? भेरा पर आक्रमण किया। भेरा के निवासियों ने उसका प्रतिरोध नहीं किया और आत्मसमर्पण कर दिया। यहां उसने संयम से काम लिया और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे लूट मार तथा हत्या न करें। इस उदार नीति का औचित्य वह इस प्रकार देता है कि चूंकि इन अनेक देशों पर एक बार तुर्कों का अधिकार रह चुका है, इसलिए मैं उनको अपना समझता था। बलपूर्वक या शांतिपूर्ण तरीकों से जैसे भी हो उन्हें प्राप्त करने का संकल्प कर चुका था। इन्हीं कारणों से पर्वतीय लोगों के साथ सद्व्यवहार करना आवश्यक हो गया। इसके बाद उसने मुल्ला मुर्शीद को राजदूत के रूप में इब्राहिम लोदी के पास भेजकर मांग की कि जो प्रदेश प्राचीन समय में तुर्कों के पास थे वे अब मुझे सौंप दिए जाएं। लेकिन पंजाब के लोदी सूबेदार दौलत खां लोदी ने उसे लाहौर में रोक दिया। ठीक है, तो बाबर ने लिखा है कि 5 महीने बाद मेरा राजदूत बिना कोई उत्तर पाए काबुल लौट आया। भेरा में हिंदू बेग को प्रशासक नियुक्त करने के बाद बाबर काबुल वापस लौट गया। अब देखिए, ये चीजें बाबर करके लौट गया है
अब दूसरा आक्रमण भारत पर, दूसरा आक्रमण, अब इसको आप समझिए। बाबर के वापस जाते ही भेरा के लोगों ने हिंदू बेग को खदेड़ दिया। यूसुफ जाहियों ने पुनः विद्रोह कर दिया। इस स्थिति में बाबर ने सन 1519 ईस्वी के अंत में दोबारा आक्रमण करता है। उसने दूसरी बार यूसुफ जाहियों का दमन किया। वह पेशावर तक आया, ठीक, और यहां रसद संग्रह की जिससे आक्रमण की तैयारी की जा सके। इसी समय उसे सूचना प्राप्त हुई कि सुल्तान सैयद खान बदखशा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए बदखशा की रक्षा के लिए बाबर को काबुल लौटना पड़ा। मध्य एशिया का केवल बदखशा क्षेत्र ही उसके अधिकार में था। अब काबुल की रक्षा के लिए बदखशा को सुरक्षित रखना अति आवश्यक हो गया है। अब आ जाइए, दूसरा आक्रमण क्या क्या हुआ आप समझ गए। अब तीसरा आक्रमण भारत पर, अब इसे आप समझिए। बदखशा में शांति स्थापित करने के बाद सन 1520 ईस्वी में बाबर दोबारा हिंदुस्तान पे आया। वह बाजौर होता हुआ भेरा आया और उसने विद्रोहियों को कठोर दंड दिया। भेरा पर दोबारा अधिकार करने के पश्चात वह सियालकोट की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने जो उद्दंड अफगानों को थे उनको दमन किया और सैयदपुर के लोगों के प्रतिरोध को नष्ट करने उसने सियालकोट पर अधिकार कर लिया। जहां के लोगों ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यहां उसे समाचार प्राप्त हुआ कंधार के शासक शाह बेग अरधून ने काबुल की सीमा पर आक्रमण कर दिया। इस स्थिति में बाबर ने कंधार जाने का निर्णय किया। उसका उद्देश्य कंधार को जीतकर काबुल को सुरक्षित करना था। उसने यह निश्चित होकर भारतीय अभियान में पूरी शक्ति लगा सके। कंधार जीतने में उसे 2 वर्ष लगे। कंधार पर अधिकार करने में उसके प्रथम 2 प्रयत्न असफल रहे, लेकिन अंत में कंधार के किलेदार मौलाना अब्दुल बकी के विश्वासघात से उसने जो किला था उस पर अधिकार पा लिया। शाह बेग अरधून ने कंधार को त्याग कर सिंध पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। बाबर ने अपने पुत्र कामरान को, जो अभी बालक था, कंधार का किलेदार नियुक्त कर दिया। ठीक, अब आइए चौथे आक्रमण को अब आप समझिए। सन 1524 ईस्वी में, क्या समय है, 1524 ईस्वी में बाबर ने चौथी बार भारत पर आक्रमण किया। कंधार की विजय से वह काबुल की सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो गया। अब देखिए, पश्चिम में ईरानियों, रूस में उस्मानियों तथा ट्रांसआक्सियाना के उज्बेकों के मध्य शक्ति संतुलन स्थापित हो गया और अफगानिस्तान पर आक्रमण की कोई संभावना नहीं थी। इस समय उसे पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी का भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आप खबरें भी देखे होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अफगानिस्तान पर आक्रमण की कोई संभावना नहीं थी, परिस्थितियां बन गई थी। अब क्या हो रहा है, इस समय उसे पंजाब के, ध्यान दीजिए, पंजाब के सूबेदार, ठीक है,
दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी, नाम ध्यान दीजिए, का भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। कौन निमंत्रण दिया है? दौलत खां लोदी। ठीक, अब आप समझ गए। ठीक है, अब आप क्या खबरें चल रही थी उल्टा सीधा वो आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है। मैं प्रमाणिक पुस्तक से जो किताब है उससे आपको सोर्स लिया हूँ, बिल्कुल सही तथ्य जो है यहाँ से आपको प्राप्त होगा, है ना। तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने निमंत्रण दिया बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, है ना। दौलत खां लोदी को भय था कि सुल्तान इब्राहिम लोदी उसे पंजाब के सूबेदार पद से हटाना चाहता है। अब उस समय जो क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र आप देख रहे हैं, किसका शासन था? ये था इब्राहिम लोदी का शासन उस समय था। और जैसा कि आपने देखा कि दौलत खां लोदी सूबेदार था। ठीक है, तो अब क्या होता है देखिए, अंत में उसने इब्राहिम के विरुद्ध बाबर की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया और आग्रह किया कि इब्राहिम लोदी को हटा करके आलम खां लोदी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दे। उसने आश्वासन दिया कि वे उसके आदेशों को मानेंगे, उसकी अधीनता में रहेंगे। आलम खां लोदी भी इस समय काबुल में था और बाबर से सहायता प्राप्त करने के लिए याचना कर रहा था। बाबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे दो बातें स्पष्ट हो गई थी कि प्रथम, अफगानों में फूट थी और आक्रमण का उपयुक्त अवसर था। दूसरा, अभी तक वह केवल पश्चिमी जिलों की मांग कर रहा था, लेकिन अब उसे संपूर्ण पंजाब प्राप्त होने की आशा थी। उसको यह भी विश्वास था कि वह तैमूर की दिल्ली विजय की बराबरी कर सकेगा। बाबर ने सरलता से लाहौर, दीपालपुर को लूटा और उन पर अधिकार कर लिया, है ना। दौलत खां लोदी दीपालपुर में बाबर से मिला। बाबर ने उसे जालंधर तथा सुल्तानपुर के जिले प्रदान किए। उससे दौलत खां को अत्यधिक निराशा हुई। ध्यान दीजिए, दौलत खां लोदी दीपालपुर में बाबर से मिला। बाबर ने उसे जालंधर तथा सुल्तानपुर के जिले उसे दिए। इससे दौलत खां लोदी को अत्यधिक निराशा हुई क्योंकि वह संपूर्ण पंजाब चाहता था और उसे आशा थी कि बाबर लूटपाट के बाद वापस चला जाएगा। इसके विपरीत बाबर ने जो जीते हुए प्रदेश थे अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। अब देखिए धोखेबाजी का नतीजा इनका क्या हुआ। उसने बाबर के विरुद्ध विश्वासघात करके बदला लेना चाहा, लेकिन बाबर ने उसे बंदी बना लिया और काबुल जाते हुए रास्ते में मुक्त कर दिया। बाबर के लौटने के कई कारण थे। अफगान अमीरों से उसे सहायता नहीं मिली थी। उसके अपने अमीर लंबी और कठोर लड़ाइयों के लिए तैयार नहीं थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी इतना कमजोर नहीं था जितना उससे कहा गया है और बदखशां पर उज्बेकों के आक्रमण हो रहे थे। पांचवा आक्रमण आ जाइए। पांचवा भारत के आक्रमण को आप समझें, बाबर का। बाबर ने काबुल वापस लौटते समय आलम खां को दीपालपुर प्रदान कर दिया, लेकिन आलम खां का उद्देश्य दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना था। अतः उसने बाबर से प्रस्ताव किया कि अगर वह उसकी सहायता करे तो सुल्तान बनने के बाद वह औपचारिक रूप से लाहौर बाबर को दे देगा। वापस जाते समय बाबर ने लाहौर में अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे दिल्ली आक्रमण में आलम खां की सहायता करें, लेकिन आलम खां ने उतावलेपन से कार्य किया
और दौलत खां के उकसाने पर लाहौर की मुगल सेना के बिना ही दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसमें वह पराजित हुआ। दिसंबर 1525, ये मैं लिख भी दे रहा हूं, है ना। तो दिसंबर 1525 ईस्वी में बाबर हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ, भारत के लिए रवाना हुआ। इस बार उसके पास विशाल सेना थी, बड़ी सेना थी। बदख्शा से हुमायूं अपनी सेना के साथ उससे मिल गया। लाहौर की सेना भी उसके साथ हो गई। इस प्रकार उसकी सेना में 12,000 सैनिक हो गए। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह लोदी सल्तनत को समाप्त करके मुगल राज्य की स्थापना के उद्देश्य से आया था। अभी भी उसका उद्देश्य केवल पंजाब को प्राप्त करना था। बाबर के आने का समाचार सुनकर दौलत खां मिलवट के किले में छिप गया। बाबर ने इस किले को घेर लिया और दौलत खां लोदी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बाबर ने उसे बंदी बनाकर भेरा किले में रखने का आदेश दिया, लेकिन वह रास्ते में ही मर गया। इस प्रकार पंजाब पर बाबर का अधिकार स्थापित हो गया। आलम खां भी इब्राहिम से पराजित होकर दोबारा बाबर के पास आ गया। अनेक लोदी अमीरों ने बाबर के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की, जिससे बाबर को दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो यार हो गया है बड़ा, ठीक है। अब आगे जो इब्राहिम लोदी से युद्ध होगा, राणा सांगा के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे, है ना। नहीं तो आप लोग ऊब जाओगे। और दूसरी चीज़, आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि इस तरह जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ये आपके काम में आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है या कोई दूसरे मेथड से आपको बताऊँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा कि किस तरह और क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।